हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑफ 2025. In case you have any doubt in these questions, do mention that in the comments below. And after this session अपना स्कोर भी आउट ऑफ 5 आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग टुमारो फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज पे बाय यूजिंग द कोड विक्ट्री। कंप्लीट जीएस कोर्स हो, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, सीसैट, एसए, और अगर हम जीएस में भी बात करें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंटरशिप, मेंस मेंटरशिप, करंट अफेयर्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, ऑल एट 20% ऑफ फॉर द नेक्स्ट 3 days. Now coming to the first question. Now this question is regarding the net negative emissions और इसमें ना इनकरेक्ट पूछा गया है। कभी कभी जल्दबाजी में हमें सवाल आता होता है, लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट की कंफ्यूजन में हम गलत मार्क कर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। डू मेक श्योर कि आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट में जो भी पूछा गया है आप उसी के लाइन्स में अपना आंसर मार्क करिए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेट नेगेटिव एमिशंस। अब दो स्टेटमेंट्स हैं। इट डिस्क्राइब्स अ स्टेट व्हेन रिमूवल्स एक्सीड एमिशंस। जर्मनी बिकेम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू अनाउंस दैट इट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ टारगेट टू रीच नेट नेगेटिव एमिशंस बाय 2060। अब हम सब ने नेट ज़ीरो एमिशंस के बारे में पढ़ा है। नेट ज़ीरो एमिशंस है कि जितनी आप एमिशंस एटमॉस्फेयर में एमिट करोगे उतनी ही आप एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर लोगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है तो आपको पहले एमिशंस कम करने हैं, बिकॉज कम को रिमूव करना आसान है। सो इसी वजह से कहा जाता है कि पहले हम पीक रीच करेंगे, कंट्रीज अपना पीक रीच करेंगी, एंड देन वी विल रीच द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो, कि जितना आपने एमिट किया उतना ही आपने रिमूव भी कर लिया। फॉर इंस्टेंस इंडिया नेट ज़ीरो अचीव करेगा बाय 2070, यूके यूएसए बाय 2050, चाइना 2060, जर्मनी 2045। पेरिस एग्रीमेंट जिसका टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है बाय 2100, उसके हिसाब से उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें नेट ज़ीरो 2050 तक अचीव करना पड़ेगा। हमें मतलब पूरे प्लैनेट को, सभी कंट्रीज़ को। बट ऑब्वियसली अभी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जैसे इंडिया ने बोला है 2070 में इंडिया वुड समवेयर रीच द पीक इन 2040-2045 के बीच, और फिर 2070 में वो नेट ज़ीरो अचीव करेगा। अब इससे भी एक स्टेप फर्दर है नेट नेगेटिव, कि जितना आपने एमिट करा उससे ज़्यादा आपने रिमूव कर लिया। तो ये तो और भी आइडियल स्टेट है। सो पहले हम पीक रीच करेंगे, फिर हम अपनी एमिशंस रिड्यूस करेंगे, देन वी विल रीच नेट ज़ीरो, एंड देन वी विल टारगेट नेट नेगेटिव। और जर्मनी पहला कंट्री बन गया है, पहला मेजर इकोनॉमी बन गया है जो नेट ज़ीरो की बात, नेट नेगेटिव की बात कर रहा है बाय 2060, ठीक है, एंड नेट ज़ीरो बाय 2045, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर बिकम्स डी, राइट। अब जर्मनी इज़ अ मेजर इकोनॉमी एंड इट विल रीच नेट नेगेटिव बाय 2060, बट प्रेजेंटली क्या कोई नेट नेगेटिव कंट्रीज़ हैं? डेफिनेटली। अगर हम बात करें सूरीनाम, साउथ अमेरिका, बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर। 97% ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगर आप ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट की बात करें जो FAO हर 5 सालों में निकालता है, लास्ट 2020 में आता, तो सूरीनाम इज़ वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है परसेंटेज वाइज। जैसे 97% है, और छोटा कंट्री है, साउथ अमेरिका में है, छोटा कंट्री है, इकोनॉमी भी छोटी है, तो जितनी एमिशंस करता है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ के पेड़ पौधे उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो नेट नेगेटिव है। साउथ अमेरिका में सूरीनाम, सेंट्रल अमेरिका में पनामा, और साउथ एशिया में भूटान, और जर्मनी बीइंग अ मेजर इकोनॉमी। और स्वीडन ने सबसे पहले टारगेट सेट किया था, और जर्मनी बिकेम अ मेजर इकोनॉमी कि हम 2060 तक नेट नेगेटिव अचीव करेंगे। इन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, इसने टारगेट सेट किया था, एंड देन दिस इज अ मेजर इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्रेपेस्कुलर एनिमल्स। अब क्रेपेस्कुलर एनिमल्स होते हैं जो डस्क या डॉन के टाइम पे एक्टिव होते हैं। डॉन होता है कि आप सुबह का टाइम जब सन हॉराइजन पे नहीं आया है, सन दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन लाइट आ गई है, दैट इज डॉन। कहते हैं ना न्यू डॉन। और डस्क उसी तरह से सन सेट हो गया है
होराइजन के नीचे चला गया है लेकिन कंप्लीट डार्कनेस नहीं आई है। तो जो एनिमल्स डस्क और डॉन पे एक्टिव होते हैं उन्हें क्रेपेस्कुलर एनिमल्स कहा जाता है। और उनमें भी फर्दर जो वेराइटीज़ है मैटिट्यूनल और वेस्पर्टाइन। मैटिट्यूनल और वेस्पर्टाइन स्पेसिफिक है कि एक डस्क पे होगा एक डॉन पे होगा, कौन सा है वो सवाल है। मैटिट्यूनल एनिमल्स आर एक्टिव ओनली आफ्टर सनसेट दैट इज डस्क। वेस्पर्टाइन आर एक्टिव ओनली बिफोर सनराइज दैट इज डॉन। तो आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, एक आधा भी हो सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज दोनों ही गलत है, इनमें उल्टा कर दिया गया है। वेस्पर्टाइन डस्क पे एक्टिव होते हैं और मेटिट्यूनल दिन में। जैसे वी लास्ट में आता है ना, ABCD में लास्ट में भी आता है, तो वेस्पर्टाइन भी आप याद कर सकते हो कि लास्ट में आता है। सो दे आर एक्टिव ओनली आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो दोनों ही गलत है। और अगर हम क्रेपेस्कुलर एनिमल्स की बात करें तो क्रेपेस्कुलर के हमारे पास एग्जाम्पल्स ज़्यादा रहते हैं, जैसे टाइगर हो गया, सांबर डियर, रेड डियर, हॉक डियर। तो रेड पांडा, टाइगर, hawk deer and sambar deer, these are your crepuscular animals, right? So this is, you have dawn, सनराइज से पहले वाले को dawn कहते हैं, और यहाँ पर जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं उन्हें मेटिट्यूनल कहते हैं, और यहाँ पर वेस्पर टाइम। Then third question is regarding methanotrophs, something related to methane, meth, troph, nutrition। 3 स्टेटमेंट्स है, अगेन आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। नाउ मेथनोट्रॉफ्स एंड मिथेनोजेंस, दो हैं मीथेन से रिलेटेड, बैक्टीरिया हैं दोनों ही, और आपको पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, राइट। देन मेथनोट्रॉफ्स दे मेटाबोलाइज मीथेन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उनके लिए मीथेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर हम मिथेनोजेंस की बात करें, सो दे प्रोड्यूस मीथेन, they produce methane by the anaerobic decomposition of organic matter। तो मिथेनोजेंस मीथेन को जनरेट करते हैं, ये मीथेन को न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। एंड दे वर्क बेस्ट, मेथनोट्रॉफ्स तब एक्टिव होते हैं जब मीथेन का कंसंट्रेशन 5000 से 10,000 ppm के बीच में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही है? सिर्फ एक, दैट इज द आंसर। और कौन सा? स्टेटमेंट नंबर 2, राइट। देन अब ये क्वेश्चन भी ना बहुत कॉमन है यूपीएससी में कि कौन से मैमल्स हैं, ठीक है, यू नो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो उसी लाइंस पे आई हैव मेड दिस क्वेश्चन कि इनमें से कौन से मोलस्क में आते हैं, राइट। सो यू हैव एग्जांपल है स्क्विड, क्रैब, ऑक्टोपस, बीटल, कटलफिश। अब देखो, मोलस्का इज़ अ कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जैसे आर्थ्रोपोडा है, बहुत सारे और एनिमल्स हैं, उसी तरह से मोलस्का भी है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें अगर आपको पता है, आप पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू नीड टू नो कि हमारे पास अगर हम बात करें जैसे क्रैब और बीटल की, है ना, क्रैब और बीटल, सो दे कम अंडर आर्थ्रोपोडा। क्रैब इनफैक्ट comes under the crustacean category of the arthropoda। जैसे आर्थ्रोपोडा में ना कैटेगरीज में इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस बहुत कॉमन है, और आपके पास हेक्सोपोडा है जिसमें पीड्स आते हैं, मिलीपीड, सेंटीपीड। क्रस्टेशियंस में क्रैब्स आते हैं। इंसेक्ट्स आपको पता है ये डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स है, तो ये सब आर्थ्रोपोडा में आता है, जो एक कैटेगराइजेशन है। सिमिलरली मोलस्का भी है, मोलस्का में आपके पास ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे स्नेल्स और स्लग्स आते हैं, ऑक्टोपस आता है, क्लैम आते हैं, ऑयस्टर, दीज आर ऑल मसल्स एंड ऑयस्टर्स, clams, these are all your मोलस्का, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में आपके पास इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। यू हैव क्रैब्स, क्रस्टेशियंस, यू हैव योर मिलीपीड्स, ऑल ऑफ देम दे कम अंडर आर्थ्रोपोडा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन पोल्यूशन से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी टेक्निक्स इन साइट बायोरेमिडिएशन का पार्ट है। बायोपाइल्स, बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग। इनसाइट क्या होता है कि जहाँ पे कंटामिनेशन हुई वहीं पर हम बायोरेमिडिएशन कर रहे हैं, है ना। और एक्साइट में क्या होता है, हम उस कंटामिनेटेड मटेरियल को कहीं और लेकर जा रहे हैं, जैसे बायो रिएक्टर्स में हम उनको यूज़ कर रहे हैं या हम उनकी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ योर एक्साइट। इनसाइट में होता है वहीं पर कर रहे हैं। जैसे बायोवेंटिंग, जहाँ पे कंटामिनेशन है
वहीं पर हमने बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट्स और एयर दे दी, वेंटिलेशन कर दी, तो इनसाइट हो गया। बायोस्पार्जिंग क्या होता है, सॉइल में हम बायो वेंटिंग करते हैं, हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जो बैक्टीरिया बायो रेमिडिएशन करेंगे उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दे दी, तो सॉइल में वो बायो वेंटिंग होता है। जब हम ग्राउंड वाटर में करते हैं तो वो बायोस्पार्जिंग होता है। तो ये दो हमारे पास इनसाइट में आते हैं। बायो पाइल्स होता है, हम कंटामिनेटेड मटेरियल को लेकर गए, उनकी पाइल्स बनाई और वहाँ पर फिर बायो रेमिडिएशन कैरी आउट हुआ, तो वो बायो जो पाइल्स है वो एक्स साइट का एग्जाम्पल हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ बायो पाइल्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में कवर करते हैं एंड आपको इसका स्केड्यूल वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड दिस इज़ प्राइस्ड एट 5500 प्रेजेंटली, बट लाइक आई सेड कि अभी इस पर 20% ऑफ है, तो आपको 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट मीन्स यू कैन गेट इट एट 4400 रुपीज़। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है किसी भी तरह का आप हमसे ज़रूर पूछिएगा इन द कमेंट्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।